दोस्तों, तो कल अपन ने बात की सेकंड चैप्टर के बारे में और आज अपन बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में जिसका नाम है आरंभिक नगर। कल अपन ने बात की कि खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक कैसे क्या होता है, अपने वो सब देखा कि कैसे खाद्य संग्राहक घूमती फिरती प्रजाति एक भोजन खुद उत्पादन करने लगी, भोजन का खुद पैदा करने लगी। ये कल अपन ने जाना और आज अपन जानेंगे आरंभिक नगर के बारे में। कल अपन ने जाना था आरंभिक मानव के बारे में। तो अपना आज चैप्टर 3 थर्ड, इसमें सबसे पहले आता है हड़प्पा की कहानी। तो दोस्तों मैं आपको की हड़प्पा की कहानी में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में बताया गया है और जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसमें अपना सबसे पहला टॉपिक आता है हड़प्पा की कहानी। अपन इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, क्या रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उनको हड़प्पा सभ्यता मिली। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरों को 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा सभ्यता मिली। ठीक है, उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता थी तो इसमें ईंटें वगैरह भी इस्तेमाल हुआ था इसको बनने में। तो उन्होंने क्या है इसकी ईंटों से रेलवे लाइन बिछाई, इसकी ईंटें वो ले गए और रेलवे लाइन बिछाई जिससे पूरी हड़प्पा इमारत नष्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन के दौरान हड़प्पा सभ्यता मिली इंजीनियरों को। ठीक है, तो इसकी ईंटें वगैरह ले गए तो पूरी हड़प्पा सभ्यता एक खंडर में बदल गई। तो इसकी खोज जो हुई थी वो लगभग 80 साल पहले इसकी खोज हुई। 80 आप कह सकते हो 80, 90 या 100 साल पहले, यानी कि 1921 ईस्वी में, यानी कि 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, जब ये हड़प्पा सभ्यता मिली तो ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने खंडरों में से एक थी, यानी कि सबसे पुराने शहर बताए जा रहे थे हड़प्पा के। तो इसके बाद जो भी वस्तुएं चीजें मिली उनको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ये जो हड़प्पा की इमारतें हैं ये लगभग 4700 साल पहले बनाई गई मानी जाती है, यानी कि विकास हुआ था इसका हड़प्पा सभ्यता का 4700 साल पहले अपन ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने हड़प्पा की कहानी के बारे में अपन ने बात कर लिया। अब आती है हड़प्पा नगरों की विशेषताएं क्या थी। जो हड़प्पा में नगर थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, अपन उनके बारे में अब जानेंगे। हड़प्पा नगरों की विशेषता। क्या क्या विशेषताएं थी अपन उनके बारे में जानेंगे। तो ये दोस्तों जो हड़प्पा के नगर होते थे इन नगरों में
दो भागों में या इससे अधिक भागों में बांटा गया। यानी कि जो इसको दो भागों में, एक तो पश्चिम और एक पूर्व, दो भागों में इसको बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तीन नगरों को पश्चिम भाग छोटा होता था, जो पश्चिम भाग था वो छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे दुर्ग कहा गया। दुर्ग, इसे दुर्ग कहा गया। और ये भाग बड़ा होता था, लेकिन नीचाई पर होने के कारण इसे निचला नगर या आपके जो नगर कहा गया, नगर कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऊपरी भाग तो दुर्ग और निचला भाग नगर। ठीक है, ये जो नगर बने थे और ये दुर्ग नगर, ये पक्की ईंटों से बढ़िया मजबूत इसकी चिनाई की गई थी, यानी कि चुनाई इसकी अच्छे से की गई थी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं पक्की ईंटों द्वारा, पक्की ईंटों से। ये तो हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड, पक्की ईंटों से मजबूत चिनाई या चुनाई। ठीक है, इसके अलावा और इसकी क्या भी विशेषताएं थी? कुछ नगर दुर्ग में कांस इमारतें बनाई गई, यानी कि कुछ कांस इमारतें भी इन नगरों में बनाई गई, जैसे कि मोहनजोदड़ो, उसमें एक कांस तालाब बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कांस तालाब था, इसमें विशेष व्यक्ति विशेष अवसरों पर ही स्नान करते थे, यानी कि एक स्नानागार बनाया गया मोहनजोदड़ो। यहाँ पे 3 में अपन लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट में नगरों दुर्गों में विशेष इमारतें, विशेष इमारतें। इमारतें बनाई गई, जैसे कि मोहनजोदड़ो में कांस तालाब, जिसमें कांस व्यक्ति किसी खास अवसर पर स्नान करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गए अपने 4 पॉइंट। इनके अलावा और क्या विशेषताएं थी? ये जो तालाब था, इसके दोनों तरफ चढ़ने के लिए, उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई और चारों तरफ कमरे। एक है इसकी विशेषता। इसके अलावा जो कालीबंगा और लोथल है, कालीबंगा और लोथल, ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर आते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। 5वें पॉइंट में अपन लिखेंगे, 5th पॉइंट में कालीबंगा और लोथल। इनमें क्या मिले दोस्तों? इनमें अग्निकुंड मिले। क्या? अग्निकुंड। ये जो अग्निकुंड थे, इनमें यज्ञ किया जाता था, जिनमें यज्ञ किया जाता था। और इनके अलावा कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले, जिस भंडार गृह के बारे में अपन ने कल पढ़ा था कि वो किस काम में आते थे, अनाज या भंडारण करने के काम में जो आते थे, वो भी यहाँ पे मिले। कुछ नगरों में, जैसे कुछ नगर आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में और सिंधु प्रांतों जैसे भारत, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा
पंजाब, यहाँ पे अपने लिखते हैं हे नगर। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंधु प्रांत, ठीक है। इनके अलावा सिंधु प्रांत के अलावा और कहाँ कहाँ मिले? भारत के गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पंजाब के, हरियाणा के प्रांतों में कुछ वस्तुएं मिली, ठीक है। जैसे कि इनमें क्या क्या मिली अपन यहाँ पे देखते हैं। पक्की मिट्टी के बर्तनों पर, पक्की मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी, यानी कि जो लाल रंग के बर्तन होते थे उस पे काले रंग की यहाँ पे चित्रकारी के जो है अवशेष मिले, ठीक है। पक्की मिट्टी के बर्तन जो कि लाल रंग के थे, जिन पर काले रंग की चित्रकारी मिली, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा बाट, मोहरे, मनके और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी यहाँ से अपने को मिले, यानी कि पुरातत्वविदों को यहाँ से मिले। जैसे कि बाट, जो कि किसी वस्तु को तोलने में काम आते हैं। मनके, मोहरे, तांबे की वस्तुएं, ठीक है। इनके अलावा पत्थर के ब्लेड, ये सब यहाँ से इन नगरों से मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना जो है हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं समाप्त हो गई। ये इन नगरों की, हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं थी। ये इस तरह की चीजें यहाँ से हड़प्पा से हमें मिली और इस तरह के यहाँ पे नगर थे, दो भागों में बांटा गया, नगर और दुर्ग। और जो इनकी चुनाई हुई थी वो अच्छे मजबूत पक्की ईंटों से चुनाई की गई थी इनकी। साथ यहाँ पर एक कुछ विशेष इमारतें भी हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में तालाब अपन ने पढ़ा, ये सब यहाँ पे इनकी विशेषताएं थी। इनके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है भवन, नाले और सड़कें। तो जो ये नगर थे इनमें भवन कैसे थे, नाले कैसे थे और सड़कें कैसी थी, अपन उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भवन, नाले और सड़कें। ठीक है दोस्तों, तो जो अपना
नेक्स्ट टॉपिक है वो है भवन, नाले के सड़कें। इन नगरों में एक या दो मंजिले घर होते थे। अपन बात करें भवन की कि भवन कैसे होती। एक या दो मंजिले घर होते थे। मंजिल और घर के आंगन में, आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। घर में एक आंगन होता था, उसके चारों ओर कमरे होते थे और हल्का और अलग से एक स्नानागार होता था, यानी कि वॉशरूम होता था। नहाने का जो घर होता है वो स्नानागार अलग से होता था। और कुछ कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे, यानी कि पानी के पहले स्रोत, अभी तो मोटर वगैरह नल वगैरह है, पर पहले तो कुएं जो होते हैं वो पानी के स्रोत होते थे। तो कुछ कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो यहाँ अपन लिखेंगे प्रश्न नंबर पे भवन एक या दो मंजिले होती थी। जिस आंगन, घर के आंगन के चारों ओर कमरे, ठीक है, और अलग से स्नानघर, अलग से स्नानागार, और कुछ कुछ में कुएं भी होती है। ये तो गई इनकी घरों की विशेषता। और जो ये नगर थे इनमें एक सीधी लाइन में, यानी कि सीधी लाइन में जो है नाले बनाए होते थे, ठीक है, हल्की ढलान के साथ। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं, हल्की ढलान के साथ सीधे नाले होते थे, जिससे पानी का निकास होता था। और ये नाले पूरे बंद होते थे, ऊपर से पूरे बंद होते थे, जैसे कि अभी आप शहरों में देख सकते हो, उस तरह के नाले होते थे। और जो नाले होते थे तो इनकी जो ऊपर से तो पैक होते थे, तो इनकी साफ सफाई के लिए जगह जगह पर मैनुअल भी बनाए जाते थे, जिनसे इनकी साफ सफाई की जाती थी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा पॉइंट, सीधी लाइन में हल्की ढलान के साथ नाले होते थे, जिनमें सफाई के लिए जो कि ऊपर से बंद होते थे। सफाई के लिए मैनुअल बने होते थे जगह जगह पर, मैनुअल होते, ठीक है दोस्तों। तो ये थी नगर नाले और इनकी जो है विशेषता। ये थे यहाँ पे नगर नाले और सड़कें, भवन, ठीक है। इनके अलावा जो एक घर नाले जो ये बनाए जाते थे ना, ये एक योजना से बनाए जाते थे। यानी कि अगर आप देखोगे तो जो नाले होते थे वो बिल्कुल घरों के पास ही होके जाते थे, और इनको बंद भी करना होता था। तो ये सारा काम जो होता था वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता था। अगर आप चाहो तो थर्ड पॉइंट करके लिख लो कि ये सारा कार्य योजनाबद्ध तरीके से होता था।
तरीके से योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि एक योजना बनाई जाती थी और उसके तहत ये सारा कार्य होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना नगर यानी कि भवन, नाले और सड़कें जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगरीय जीवन। अपन बात करेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में नगरीय जीवन कैसा था, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है नगरीय जीवन। हड़प्पा में बड़ी हलचल हुआ करती थी। क्यों हलचल क्यों हुआ करती थी? क्योंकि हड़प्पा में कई लोग थे जो नगरों में खास इमारतें बनाने की योजना में जुड़े हुए थे। ये लोग कौन हो सकते हैं? शासक हो सकते हैं वहाँ के, ठीक है। ये लोग वहाँ के संभवतः शासक ही हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है उसको विकसित करना चाहते थे और इसमें कुछ खास इमारतें, जैसे अपने ने मौजूद धार्मिक तालाब के बारे में पढ़ा, उसी तरह की कुछ खास इमारतें, कुछ वस्तुएं जिस जो आकर्षित करी वो बनाने के योजना में जुड़े होते थे। तो अपन यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट हलचल करती थी, क्योंकि वहाँ के शासक, अपन यहाँ पे डायरेक्ट शासक के बारे में लिखेंगे, क्योंकि शासक की ऐसी योजना बनाते होंगे। शासक खास इमारतें बनाने की योजना में खास इमारतें बनाने की जो योजनाएं उसे जुड़े रहते थे। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अपन ने देख लिया कि ये शासक होते थे जो ऐसी योजनाएं बनाते थे, और जो ये शासक होते थे ये दूर दराज लोगों को भेजकर बहुमूल्य चीजें मंगवाते थे, क्योंकि शासक तो कुछ जाएगा नहीं, तो या तो सैनिकों को बेचता था या फिर प्रजा को बेचता था, और शासक दूर दराज देशों से कीमती यानी कि बहुमूल्य वस्तुएं मंगवाता था। शासक लोगों को भेजकर दूर दराज देशों से बहुमूल्य वस्तुएं मंगवाते थे। ठीक है, तो नगरीय जीवन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने पढ़ा कि जो नगरीय जीवन उसमें हलचल रहा करती होगी, क्योंकि जो शासक होते थे वो किसी खास इमारत को बनाने की योजना में जुड़े होते थे। दूसरा अपन ने पढ़ा कि जो शासक होते थे तो इमारत बनाने के लिए जो चीजें आती थी बहुमूल्य चीजें आएंगी, क्योंकि खास इमारत बनाने में तो बहुमूल्य चीजें चाहती होगी। ठीक है, तो उनको मंगवाने के लिए शासक दूर दराज देशों में लोगों को बेचते थे। अब इसके बाद आता है शासक खूबसूरत वस्तुओं तो ये लेके आते थे, तो उसमें से खूबसूरत वस्तुओं को तो अपने पास, यानी कि आभूषणों को, तो खूब वस्तुओं या आभूषणों को अपने पास रख लेते थे। तो यहाँ पे अपन तीसरा पॉइंट करके लिख लेंगे, शासक बहुमूल्य आभूषणों
को अपने पास रख लेते थे। ठीक है, बहुमूल्य चीजों को तो ये अपने पास रख लेते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, यानी कि जो छापने का काम करते हैं, यानी कि मुद्रा वगैरह छापने का काम करते हैं, यानी मुद्रा। और इनके अलावा अभिलेख भी जो बनाते हैं, अभिलेख वो भी लिपि की बनाते हैं। अभिलेख मुद्रा वगैरह ये जो बनाते हैं वो अभिलेख लिपियों द्वारा बनाए जाते थे। तो जो लिपि होते थे आपके, वह मोहरों के अलावा और क्या क्या छापते थे? दोस्तों, नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी जो है वस्तुओं पर भी लिखते थे। मोहरों पर तो ये लिखते ही थे, इनके अलावा अन्य वस्तुओं पर भी लिखते थे। लिपिकों द्वारा मोहरों के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी लिखा जाता था। लिखा जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गई लिपिकों की बात। अब इनके अलावा वो नगरीय व्यवस्था जीवन था, उसमें क्या था? इन सबके अलावा नगरीय जीवन में स्त्री पुरुष जो थे वो शिल्पकार आते थे। ठीक है, जो अपने घरों के आसपास या उद्योगों में वो क्या करते थे? चीजें बनाने का काम करते थे। यानी कि जो लिपिक होते थे, सॉरी शिल्पकार होते थे, वो उद्योगों में या अपने घरों पर अलग अलग चीजें बनाते थे। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे शिल्पकारों द्वारा अलग अलग चीजें बनाई जाती थी घर या उद्योगों में। घर या उद्योगों में अलग अलग चीजें जो है इनके द्वारा बनाई जाती थी। इनके द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा। और लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। जो नगरीय जीवन है उसमें अपन पढ़े कि जो लोग थे यहाँ के नगर में रहने वाले, और लंबी यात्राएं करते थे। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, यात्राएं क्यों करते थे? तो जो ये लोग यात्राएं करते थे, लोग लंबी यात्राएं करते थे। जो कि दूर दूर देशों से कहानियां, खिलौने आदि लाया करते थे। दूर देशों की कहानियां, उनके वहाँ जो खिलौने होते थे, मिट्टी के बने बर्तन वगैरह, वो यात्रा करते थे तो वहां से लाया करते थे। तो ये अपना जो नगरीय जीवन है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। जो अपने अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगर और नए शिल्प। यानी कि जो नगर था, हड़प्पाकालीन नगर थे, उनमें जो नए शिल्पकार थे, यानी कि वो कैसे थे, वो क्या क्या बनाते थे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगर और नए शिल्प।
ठीक है दोस्तों, तो अपन इसमें जानेंगे कि जो नगर के नए शिल्पकार थे वो क्या क्या बनाते थे। हड़प्पा जो सभ्यता है उनमें पुरातत्वविदों को क्या क्या मिला, यानी कि अधिकतर चीजें पत्थर, शंख, सोना चांदी और कांसे से बनाई। इनमें पुरातत्वविदों को हड़प्पा नगरों में पुरातत्वविदों को अधिकतर वस्तुएं जो है सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी और इनके अलावा शंख, तांबे, कांसे, शंख, तांबे, कांसे, ठीक है, और पत्थर आदि की मिली। यानी कि जो शिल्पकार थे वो इन सब की वस्तुएं बनाया करते थे हड़प्पा काल में। तांबे कांसे के औजार तथा चांदी के आभूषण, यानी कि इनके तो बनाए जाते थे आभूषण, ठीक है, और तांबे और कांसे इनके बनाए जाते थे औजार या हथियार। ठीक है दोस्तों, तो तांबे और कांसे के तो औजार बनाए जाते थे, सोने और चांदी के बनाए जाते थे आभूषण या गहने, अपन इनको कर सकते हैं। इनके अलावा इनमें सबसे आकर्षक जो होते थे, ये तो बनाए जाते थे, इनमें आकर्षक सबसे जो होते थे वो होते थे मणके, बांट और पलक। जो इनमें सबसे आकर्षक होते थे वो क्या थे, एक तो मनके, यानी कि इनके मनके भी बनाए जाते थे, यानी कांसे शंख तांबे पत्थरों के मनके, ठीक है, और एक अपने बांट के बारे में पहले पढ़ा था नेक्स्ट इस टॉपिक में, बांट, ठीक है, ये जो थे, और ये फलक, ये चीजें जो थी वो आकर्षित, यानी कि लोगों को आकर्षित करती थी। तो ये चीजें नए शिल्पकारों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में बनाई गई। इनके अलावा तो हड़प्पा में आयताकार पत्थर, यानी कि पत्थरों से आयताकार, पत्थरों से आयताकार, ठीक है, आयताकार, यानी कि इस तरह की, ये तो वर्ग हो गया, इस तरह की मोहरें बनाई जाती थी आयताकार, ठीक है। मोहरें और जानवरों के चित्र, जो ये मोहरें होती थी इन पर जानवरों के चित्र होते थे, इन मोहरों पर जानवरों के चित्र होते थे। यहाँ जो बांट बनाए जाते थे, यानी कि पत्थर से दो चीजें बनाई जाती थी, एक तो बांट, ठीक है, और दूसरी, एक तो बांट और एक मोहरे, दो चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी पत्थर से, बांट और मोहर, ठीक है। तो ये जो बांट होते थे, बांट वो तो होते थे चटर पत्थर के, चटर पत्थर के, चटर पत्थर की, ठीक है। बांट तो बनाए जाते थे, पत्थर भी अलग अलग प्रकार के होते थे, यानी कि बहुमूल्य पत्थर होते थे, अपन उनको ये कह सकते हैं। और जो मनके होते थे, मनके या मोहरे, वो होते थे कोमिलियन, यानी कि कोमिलियन पत्थर के, क्या होते थे, मनके वो मोहरे, मनके और मोहरे कोमिलियन पत्थर के
और बांट होते थे वो थे चटक पत्थर के। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा और क्या बनाया जाता था और नए जो शिल्पकार आए उन्होंने क्या बनाया ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, कल अपन ने, आपको पता हो तो अपन ने मेहरगढ़ के बारे में जाना, उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया था अपन ने, आपको पता हो तो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो मेहरगढ़ था यानी कि मेहरगढ़, इसमें लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती की जाती थी। कपास मतलब उनकी खेती यहाँ पे की जाती थी 7000 साल पहले। ठीक है दोस्तों, तो जो खेती की जाती थी इससे कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कपास की खेती की जाती थी तो इससे वस्त्र बनाए जाते थे। अब अपने कैसे कह सकते हैं कि इनसे वस्त्र बनाए जाते थे, क्योंकि जो पुरातत्वविद हैं उनको मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े, चांदी के ढक्कन जो है ये सब कुछ है तो तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले। कहीं से सेकंड पॉइंट अपन ये लिख लेंगे, मोहनजोदाड़ो से पुरातत्वविदों को कपड़े के टुकड़े, चांदी के ढक्कन, चांदी के ढक्कन और ये सब चीजें तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले। इन साक्ष्यों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि कपास की खेती की जाती थी, उनसे कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, और इनके अलावा और नगरीय जीवन की क्या विशेषताएं थी, जो नगरीय जीवन में नए शिल्प आए उन्होंने ये सब किया, और इनके अलावा और क्या किया वो अपन देखते हैं। इनके अलावा पक्की मिट्टी यानी कि तथा पेंस, पक्की मिट्टी और पेंट से बनी तकलियां, तकलियों को जो होता है वो सूत काटने में काम आती है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं थर्ड पॉइंट, पेंस। दोस्तों पेंस जो होता है उसके बारे में अपन अगले टॉपिक में बात करेंगे कि पेंस होता क्या है, किसे कहते हैं पेंस, वो अपन अगले टॉपिक में बात करेंगे। पेंस और पक्की मिट्टी। तकलियां जो कि सूत काटने में काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो तकलियां मिली जो कि सूत काटने में काम आती हैं और ये सूत कटाई का संकेत देती है। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेष गो यानी कि वैज्ञानिकों ने किया। विशेष गो मतलब वैज्ञानिकों ने इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किया। ये कार्य मतलब वैज्ञानिक होते थे वो स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। इसके बाद अपन जैसा कहा था कि पेंस क्या होता है, पेंस के बारे में अपन जानेंगे और यही अपना नेक्स्ट टॉपिक है पेंस। तो अपन यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पेंस, उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, पेंस क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। तो दोस्तों जो पेंस होता है इसे कृत्रिम रूप से यानी कि कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है यानी कि बनाया जाता है। अब वो कैसे बनाया जाता है वो अपन देखते हैं। बालू यानी कि जो बालू रेत होती है उसे यहाँ पे अपन बालू नाम से प्रयुक्त करेंगे। तो बालू और स्ट्रिक्ट पत्थरों से
यानी कि स्ट्रिक बालू, वो बालू और स्ट्रिक्ट पत्थरों का चूर्ण। पत्थरों के चूर्ण में क्या मिला देते हैं दोस्तों? गोंद मिला देते हैं, और इससे गोंद मिलाकर इससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। वस्तुएं बनाई जाती है गोंद मिलाकर। ठीक है, तो इस तरह से पेन्स को तैयार किया जाता है। अब इससे क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं वो अपन देखते हैं। इस तरह तो ये तैयार की जाती है पेन्स और वस्तुएं बनाई जाती हैं, और उनके बाद वस्तुओं को चिकनी परत, यानी कि वस्तु जो भी बनाई जाती है उसके ऊपर चिकनी परत चढ़ाई जाती है या लगाई जाती है। ठीक है, चिकनी परत उस पर चढ़ाई जाती है। इस परत के रंग, जो ये परत चढ़ाई जाती है इसके रंग हो सकते हैं नीले, ठीक है, नीले और हल्के समुद्री। इसकी क्या है रंग? पेंस जो है चिकनी परत, इसके रंग है नीले या हल्की समुद्री। इस प्रकार के इसके रंग हो सकते हैं। इसके अलावा जो ये पेंसिल, इससे वस्तुएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं अपन वो देखते हैं। इससे मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। क्या दोस्तों? मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे वस्त्र, छोटे बर्तन, सॉरी वस्त्र नहीं बर्तन, इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने पेंस के बारे में जाना, इसे कैसे तैयार किया जाता है और किस तरह से इससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, कैसा इसका रंग होता है और क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज कैसे हुई, कच्चा माल कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कच्चे माल की खोज में। हमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, हमें मतलब हड़प्पा सभ्यता में कच्चा माल कैसे प्राप्त होता था, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कच्चे माल की खोज में। ठीक है दोस्तों, कच्चे माल की खोज में ये अपना टॉपिक। अब कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन्हें कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे लकड़ी और धातु के अवशेष। कच्चा माल पहले अपन जान लेते हैं, कच्चा माल कहते किसे। दोस्तों कच्चा माल वो होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से यानी कि ऑटोमेटिक मिलता है, उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकृति में स्वयं देती है। यानी कि जो वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, उन्हें कच्चा माल कहते हैं। जैसे लकड़ी, ये भी हमें ऑटोमेटिक मिलती है, इसे कोई बनाता नहीं है, ऑटोमेटिक बनती है। और धातु जो कि खनिजों में निकलती है, धातु पत्थर, ये सब धातु के अवशेष हैं। ठीक है, तो जो धातु होती है वो भी हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, तो अपन यहाँ लिख लेंगे धातु के अवशेष या अवशेष या धातु के अयस्क। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई अपने कच्चा माल के बारे में जाना कि कच्चा माल खते किसे। जैसे मिसाल के तौर पर कच्चा माल किसानों के द्वारा और पशुपालकों के द्वारा वो भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कपास, तो कपास की खेती
ये कपास एक कच्चा माल है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो कपास को किसान होते हैं वो तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे अपन लिख लेंगे, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया कपास जो कि किसानों द्वारा ये प्राकृतिक रूप से मिलता है, यानी किसान इसे पैदा करते हैं और प्रकृति से बड़ा करते हैं। ठीक है, किसानों द्वारा यानी कि कपास की खेती की जाती है किसानों के द्वारा। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग जो होते हैं वो कई चीजें वहीं मिलती है। हड़प्पा की जो सभ्यताएं उनमें कई चीजें तो हड़प्पा में मिली, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से आयात की गई, यानी कि आयात का मतलब मंगवाई गई, निर्यात का मतलब होता है जानना, आयात का मतलब होता है आना। तो बहुत सी चीजें जो हड़प्पा से आयात की गई, तो अपन वो देखते हैं क्या क्या चीजें जो बाहर से आयात की गई। ठीक है, लेकिन जो चीजें तांबा, एक तो तांबा आयात किया गया, एक लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, जो ऐसी चीजें हैं ये बाहर से आयात की गई। तो अपन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आयात किया गया। थर्ड पॉइंट में आयात किया गया तांबा, कांसा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, ये बाहर से आयात किए गए। ठीक है, कुछ चीजें थी जो तो वहीं मिल जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें या वस्तुएं थी जो वहां पर नहीं मिलती थी, वो बाहर से आयात करनी होती थी। तो ये दो चीजें जो बाहर से आयात करनी होती। अब अपन देखते हैं कि कौन सी चीज कहां से आयात की जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आता है टीन। तो ये दोस्तों जो टीन है ये अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है दोस्तों, तो जो आधुनिक यानी कि जो अभी अफगानिस्तान और ईरान है वहां से टीन आयात होता था। कहां से? अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, तो टीन के बारे में अपन जाना है कहां से आयात होता था, और अब अपन जानेंगे और चीजों के बारे में कि कहां से आयात होते। सोना, जो सोना है वो आधुनिक कर्नाटक यानी कि जो भारत का एक राज्य है कर्नाटक, वहां से आयात किया जाता था सोना। सोने का आयात होता था कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से होता था सोने का। बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं उसका कहां से होता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से इसका किया जाता था। गुजरात बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर इनका होता था गुजरात। ठीक है, गुजरात, और दूसरा है ईरान, और तीसरा है अफगानिस्तान। ईरान व अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इनका आयात किया जाता था। और एक है कासा, तो एक कासा बनाया जाता था। अब अपन देखते हैं कासा बनाते कैसे हैं। तो कासा बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है कासा, टिन प्लस तांबा। अगर तांबे और टिन को मिलाओगे आप तो आपको क्या प्राप्त होगा? कासा। तो इस तरह से कासा तैयार किया जाता था, न कि इसका आयात किया जाता। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गए अपने कच्चे माल की खोज में कि कच्चे माल की खोज कैसे हुई। ठीक है, कहां से क्या चीजें मंगवाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, और क्या क्या पैदा किया जाता किसानों के द्वारा। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट आता है पॉइंट, वो है नगरीय जीवन में खाने वाले लोगों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए भोजन। खाना कहां से आता था? तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नगरीय जीवन में रहने वाले लोगों के लिए भोजन।
या अपन कह सकते हैं नगरीय जीवन में रहने वाले के लिए खाना कहाँ से आता था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो अभी लोग सिटियों में या शहरों में रहते हैं तो उनके लिए भोजन कहाँ से आता है, ठीक है। तो उनके लिए भोजन गांव से आता है, क्योंकि गांव के लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, और वो जो शहर के लोग हैं उनके लिए भोजन देते हैं या उनके लिए भोजन भिजवाते हैं। उसी प्रकार नगरीय जीवन, तो हड़प्पा में जो नगर थे तो गाँव भी थे, ठीक है। तो लोग गाँव में भी रहते थे और वहां पे वो क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है, अनाज उगाते थे और पशुपालन करते थे। तो वहां से वो इनके लिए भोजन भिजवाते थे या इनको भोजन देते थे नगर में रहने वालों के लिए। तो अपन यहाँ फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गांव के लोग अनाज पैदा करते थे वो पशुपालन करते थे। तो गांव के लोग नगरवासियों के लिए भोजन देते थे, ठीक है दोस्तों। तो जो नगरवासियों के लिए भोजन थे, जो नगर में कौन कौन रहते थे, शासक, लेखक और दफ्तरों में जाने वाले दस्तकार, उनके लिए भोजन कहाँ से आता था, गाँव से। जो हड़प्पा के जो गांव के लोग हैं वो अनाज तो उगाते थे, लेकिन अनाज में क्या क्या उगाते थे तो अपन वो भी देखते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा में गेहूं, जौ, मटर, दालें, तिल व सरसों आदि उपजाए जाते थे, ठीक है। हड़प्पा में ये सब सरसों आदि, गेहूं, जौ, मटर, दालें, तिल, सरसों आदि उपजाए जाते थे। इस काल में हल, यानी कि पहले हल का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल में जो हल का आविष्कार हुआ वो एक नई बात थी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो एक, इस काल में हल का आविष्कार नई बात थी, ठीक है। तो जो हल का आविष्कार हुआ वो इस काल में एक नई बात थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी। जो हड़प्पा के नगर थे, क्षेत्र थे, इनमें क्या है, बारिश कम होती थी, तो जल का संचय करना पड़ता था। जैसे कि अभी कई इलाकों में अपने जो देश है भारत, इसमें उपमहाद्वीप, उसमें कई इलाकों में बारिश कम होती है, तो जल का संचय डैम वगैरह बना के किया जाता है, डैम, तालाब। तो उसी तरह हड़प्पा में भी डैम या तालाब बना के जल का संचय किया जाता था, यानी कि बारिश कम होती थी। चौथा पॉइंट हो जाएगा अपना, बारिश की कमी के कारण जल का संचय। जल का संचय किया जाता था, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पे गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये
पाले जाते थे। बस्तियों में आज भी, ठीक है, और बस्तियों में आज भी पाले जाते हैं। यानी कि बस्तियों का मतलब है यहाँ गाँवों से। भेड़ बकरी क्या क्या पाले जाते थे हड़प्पा में? भेड़ बकरी, गाय, भैंस, आदि पाले जाते थे। और जो बस्तियां होती थी जहां पर ये पाले जाते थे, तो उनके आसपास तालाब व चरागाह, यानी कि इन जानवरों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था तालाब से की जाती थी, और खाने की व्यवस्था जो चरागाह होता था जहां पर ये चरने जाते थे। ठीक है, तो ये बस्तियों के आसपास होते थे। इनके अलावा सूखे महीनों में जो ये मवेशी होते थे, यानी कि इनको पालने वाले, इनके झुंड दूर दूर तक जाते थे। ठीक है, और दूर दूर तक जाते थे, और जो ये मवेशी होते थे वो बेर, मछली इकट्ठा करते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो यहाँ पे अपना जो है नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मवेशियों द्वारा बेर, मछली इकट्ठी की जाती थी। वह हिरण जैसे जानवरों का शिकार इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए अपने नगरवासियों के लिए भोजन कहाँ से आता था। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कल अपन ने किया था मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण, आज अपन करेंगे गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर है उसका सूक्ष्म निरीक्षण। ये तो अपन ने बात की कि नगर में रहने वालों के लिए भोजन कहाँ से आता था। तो गांव, सिंपल सी बात है, गांव के लोग खेती करते थे और इनके लिए भोजन बेचते थे। खेती में वो क्या क्या करते थे? दाल, जौ, मटर, चीनी, तेल, सरसों आदि वो उपजाते थे। और पशुपालन करते थे, तो पशुओं के लिए बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, इनसे करते थे। कभी कभी सूखा पड़ने पर ये मवेशी यानी कि जो पशुपालक होते हैं ये अपने जानवरों को लेकर दूर जाते थे, मतलब दूर दराज देशों में जाते थे उनको चराने के लिए, और वहाँ ये इकट्ठा करते थे, बेर, हिरण का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। ठीक है, और भेड़ बकरी गाय आदि जैसे जानवरें पालते थे। इसके बाद अपन अब सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे किसका? हड़प्पा कालीन सभ्यता का, जो कहाँ पे? गुजरात एक नगर है, उसका अपन सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। वो कौन सा नगर है अपन उसके बारे में भी जानेंगे। यानी कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है दोस्तों। तो कच्छ का रण आपने नाम तो सुना ही होगा, गुजरात में, जो कि अगर आप देखोगे अगर अपन इसे गुजरात मान लेते हैं, यानी कि गुजरात, तो यहाँ पर लगभग इस इलाके में कच्छ का रण पड़ता है। अगर आप मैप में मानचित्र में देखोगे तो आपको यहाँ पे कच्छ का रण आराम से दिखाई देगा। तो यहाँ पे कच्छ के रण के लिए कच्छ प्रयुक्त हुआ है, कच्छ, यानी कि कच्छ शब्द से अपन समझेंगे कच्छ का। तो कच्छ के इलाकों में क्या दोस्तों? कच्छ के इलाकों में खदीर बेट, यानी कि एक स्थान का नाम है खदीर बेट। ठीक है, उसके किनारे खदीर बेट जो है उसके किनारे क्या एक नगर था? धोलावीरा। क्या दोस्तों? खदीर बेट के किनारे खदीर बेट, इसके किनारे नगर था धोलावीरा।
तो अपन बात करेंगे आज धोलावीरा के बारे में, ये जो कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक नगर है। ठीक है दोस्तों, तो धोलावीरा में क्या था, वहां पर साफ पानी, क्या साफ पानी मिलता था और एक उपजाऊ जमीन थी, बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी और साफ पानी मिलता था। जहां हड़प्पा के 2 बाग थे, धोलावीरा के 3 बाग थे। क्या दोस्तों, हड़प्पा के अपन ने देखा कि वहां नगरों में 2 बाग थे, एक तो नगर एक दुर्ग, लेकिन यहाँ पे जो धोलावीरा है इसमें 3 बाग थे। अब अपन बात करेंगे वो बाग कौन कौन से। जो ये धोलावीरा नगर था उसके चारों ओर, यानी कि दुर्ग के समान, किले के समान चारों ओर ऊंची दीवार और 2 बड़े गेट यहां पर मिले। ठीक है, धोलावीरा में क्या मिला, एक तो ऊंची दीवार, मतलब दुर्ग के समान ऊंची दीवार, किले के समान, और किले के समान ही 2 बड़े गेट यहां से मिले। ठीक है, इसके अलावा यहां मिले अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों में, जो हड़प्पा की लिपि होती है यानी कि भाषा होती है, लिपि मतलब भाषा, हड़प्पा की भाषा में यहां पर लकड़ी, क्या दोस्तों, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों पर, कहीं से, पत्थर से, यानी कि लिपि खोदी हुई मिलती है, खोदी हुई, यानी कि किसी ने उसको लिखा होगा या अपन कह सकते हैं। तो ये एक आश्चर्य की बात है दोस्तों, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि हड़प्पा में जो भी लिपि लिखी जाती थी वह यानी कि मोहर जैसी, यानी कि मुद्रा जैसी एक छोटी वस्तु पर लिखी जाती थी, लेकिन उसी लिपि में धोलावीरा में लकड़ी के बड़े टुकड़ों पर ये लिखा गया। तो ये दोस्तों एक आश्चर्य की बात है। इसके बाद यहाँ पर गुजरात में खंभात की खाड़ी, आपने देखा होगा, गुजरात जो यहाँ पे गुजरात के नीचे अरब सागर के थोड़ा सा ऊपर खंभात की खाड़ी स्थित है। क्या दोस्तों, खंभात की खाड़ी, तो उसमें एक नदी मिलती है जो गुजरात से होकर निकलती है, उसका नाम है साबरमती। क्या दोस्तों, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी की उपनदी के किनारे एक नगर है जिसके बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा, वो है लोथल। गुजरात में साबरमती के किनारे, सॉरी, की उपनदी या सहायक नदी का कहीं से कह सकते हैं, उपनदी के किनारे लोथल नामक स्थान मिला, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा था, लोथल नामक स्थान यहाँ पर मिला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये लोथल नामक जो स्थान मिला, इसकी क्या विशेषताएं थी अपन इसके बारे में जानेंगे। ये ऐसा स्थान था जहां पर कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। दोस्तों अपन ने पढ़ा कि हड़प्पा में जो बहुमूल्य पत्थर है वो कहां से नहीं आयात होते थे, गुजरात से, और गुजरात में जो लोथल है यहाँ पर क्या मिलते हैं, यानी कि कच्चा माल के रूप में यहाँ पे बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। इससे ये पता चल जाए दोस्तों कि जो हड़प्पा में जो पत्थर ले जाए जाते थे वो यही लोथल से ले जाए जाते। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये पत्थर संघों और धातुओं जैसी पाई गई। ठीक है दोस्तों, ये पत्थर जो है संघों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या जो ये लोथल था, लोथल स्थान, ये धातुओं, शंकों, यानी कि धातुओं, शंकों और पत्थरों, इनसे जो चीजें बनाई जाती थी, क्या दोस्तों, इनसे जो चीजें बनाई जाती थी उनका एक महत्वपूर्ण केंद्र था, उसका नाम है लोथल। और लोथल एक क्या है, इन सब चीजों के बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ एक भंडार गृह भी मिला। दोस्तों अपन ने भंडार गृह के बारे में पहले पढ़ा। तो भंडार गृह में अक्सर लोग भंडारण अनाज भंडारण के काम में आते, लेकिन यहाँ पर जो भंडार गृह में भंडार गृह था उसमें कुछ अनोखी चीजें मिली। क्या दोस्तों, यहाँ के भंडार गृह में मोहरे, मनके, मुद्रांकन या मुद्राबंदी अपन उसे कर सकते हैं। मुद्राबंदी का मतलब होता है दोस्तों मुद्रा बंदी। इसका मतलब होता है गीली मिट्टी पर मोहर की छाप या निशान आप उसे कर सकते हो, उसे कहते हैं मुद्रा बंदी यानी कि मुद्रा की छाप। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक इमारत मिली। क्या दोस्तों, जिसमें संवत मनके बनाने का काम होता था। तो लोथल है दोस्तों, लोथल यहाँ पर एक इमारत भी मिली जिसमें मनके बनाने का काम होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मुद्रा की बात हो रही है, मुद्रा या मोहरों की बात हो रही है यहाँ पे। तो मोहरों में ये स्टैम्प से यहाँ पे मतलब है, किससे? स्टैम्प यानी कि सील। स्टैम्प से यहाँ पे मोहरों का मतलब है, मैं आपको ये बता दूं। तो ये अपना जो है गुजरात में अपन इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया, इसके बारे में बारीकी से अपन ने जाना। इसके बारे में एक तो धोलावीरा के और एक लोथल के बारे में अपन ने बारीकी से जाना, जो कि गुजरात में ये दोनों नगर स्थित है और ये हड़प्पाकालीन सभ्यता के नगर है। ठीक है, और अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सभ्यता के अंत का रहस्य। अपन ने पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या हुआ, इसका सूक्ष्म निरीक्षण भी किया, इसमें भोजन कहाँ से आता था, कैसे क्या होता था, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है ये इसका अंत कैसे हुआ, इसका रहस्य के बारे में अपन जानेंगे। इसका क्या रहस्य है कि इसका अंत कैसे हुआ। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के ऊपर है, हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है, तो इसका जो अपना जो टॉपिक है वो है हड़प्पा के अंत का रहस्य। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 8,900 सॉरी दोस्तों लगभग 3,900 साल पहले एक बड़ा बदलाव हुआ, यानी कि बड़ा बदलाव देखने में आया। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़कर यानी कि नगरों को छोड़ दिया और लेखक मोहरे बाटों का प्रयोग करना बंद कर दिया, यानी कि लेखन का कार्य भी बंद कर दिया। जो मोहर थी यानी कि स्टैम्प उसका प्रयोग भी बंद कर दिया, और जो उस हड़प्पा सभ्यता के बांट थे यानी कि जिसे तोल किया जाता था उनका भी इन्होंने प्रयोग बंद कर दिया। तो अपन यहाँ पे पहला टॉपिक अपन ना लिख लेते हैं कि लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। कब? लगभग 3,900 साल पहले। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की जो क्या थे, एक तो मुहरे, ठीक है, बांट और लेखन, लेखक यानी कि लेखन अपन यहाँ पे उसे कर सकते। लेखन इनका कार्य इनका मतलब प्रयोग कार्य बंद कर दिया। तो ये कारण है इसका। और दूसरा है आयात कम हो गया। यहाँ पर पहले बहुत ही बड़ी मात्रा में अपन ने देखा कि आयात होता था हड़प्पा में, लेकिन अब आयात कम हो गया। और मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा के अंदर, तो मोहनजोदाड़ो की तो सड़कें थी। क्या दोस्तों?
मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वहां पे कभी बाजार लगे करते थे, आया जो आता था वहां पे कभी बाजार लगे करते थे। अब वहां पे केवल कचरे कचरे के ढेर नजर आते हैं। वो कचरों के ढेरों से जो पानी का निकास था, कचरों के ढेरों के कारण जो पानी का निकास था वो भी बंद हो गया। ये सब कैसे हुआ कुछ पता नहीं। कहीं वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि नदियों का सूखने का कारण, मतलब नदियों के सूखने के कारण इन्होंने नगरों को छोड़ दिया, मतलब लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगलों के विनाश के कारण, यानी कि जंगलों के नष्ट हो जाने के कारण इन्होंने नगरों को छोड़ दिया। और कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इन लोगों के ऊपर से, नगरों के ऊपर से शासक का जो नियंत्रण था वो खत्म हो गया होगा, इस कारण भी लोग वहां से चले गए और व्यवस्था से ऐसे नहीं हो पाए, तो लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। इस तरह भी हड़प्पा सभ्यता का जो नष्ट हो गई और इसका हो गया, मतलब समाप्त हो गया। जो कुछ भी हुआ परिवर्तन तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। और इसके लगभग 1400 साल बाद, क्या दोस्तों, लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। जो कि बस्तियां थी, हड़प्पा की बस्तियां, यानी कि आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब प्रांतों में जो बस्तियां थी वो उजड़ गई और लोग पूर्व और दक्षिण की और छोटी छोटी बस्तियां बनाकर उनमें रहने लग गए, ठीक है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो दोस्तों अंत के बाद लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का क्या हुआ, हड़प्पा में विकास हुआ। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का ये रहस्य है और इनका अंत हुआ। दोस्तों ये अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और आपकी बुक्स में एक और चीज दे रखी अनेत्र, अब उसके बारे में भी थोड़ा सा जाने। नील नदी का आपने तो सुना ही होगा नाम, जो कि सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है, नील नदी। तो नील नदी के आसपास का क्षेत्र और इसके अलावा मिस्र के बारे में भी आप जानते होंगे, जहाँ के पिरामिड बहुत प्रसिद्ध, यानी कि 7 अजूबों में आते हैं मिस्र के पिरामिड, ठीक है। तो अधिकांश भाग रेगिस्तान है, नील नदी और मिस्र का अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तान है। तो लगभग 5000 साल पहले, क्या दोस्तों, लगभग 5000 साल पहले मिस्र के राजाओं ने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी दांत, ठीक है, और लकड़ी आदि लेने के लिए अपने सैनिकों को दूर दूर देशों तक भेजा। क्या दोस्तों, दूर दूर देशों तक भेजा और इन्होंने मकबरे बनाए। मकबरों का मतलब है यहाँ दोस्तों पिरामिडों से, जो आज भी मौजूद है, इन्होंने, इन राजाओं ने पिरामिड बनाए, ठीक है दोस्तों। ये जो पिरामिड थे इनमें राजाओं के शव रखे जाते थे, इनमें राजा रानियों के शव रखे जाते थे। और अपने मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ था उसका सुनिश्चित से क्या था, अगले चैप्टर में उसमें हमने पढ़ा कि जो मरने के बाद दफनाया जाता था तो उसमें उनके साथ खाने पीने के बर्तन, आभूषण और जानवरों को दफनाया जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नई बात है, क्या वो ये है कि यहाँ पर इन सबको तो दर्शाया ही जाता था और इनके अलावा यहाँ पर दास और दासियों को भी रानी के शव, राजा और रानियों के शवों के साथ दफनाया जाता था, जो कि एक बहुत ही दुखद भरी घटना है, ठीक है दोस्तों। दुनिया के इतिहास में, क्या दोस्तों, दुनिया के इतिहास में दफनाने में मिस्र जो है, मिस्र दुनिया के इतिहास में मिस्र में सबसे ज्यादा खर्चा होता था दफनाने में, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे ऐसे रोज वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे।